नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार शुक्रिया इस बात का कि आप लगातार मेरे चैनल के साथ एंगेज कर रहे हैं और इससे मुझे बहुत ताकत मिलती है। आज संसद कितने दिन से ठप पड़ा हुआ है, संसद में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज दिल्ली में किसानों ने भी एक तरीके से हल्ला बोल दिया है। उधर अदानी को लेकर कोई संसद में चर्चा नहीं हो रही है, ना सरकार ऐसा लगता है कि कोई चर्चा करने में इंटरेस्टेड है। और ऐसे में आज संसद में एक दृश्य दिखा। अचानक से ये खबर आई कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात दंगों पर जो फ़िल्म बनी है, जो अभी हाल में ही रिलीज़ हुई है, 15 नवंबर को ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। तो जो बालायोगी जो ऑडिटोरियम है संसद का, वहाँ पर बैठकर अपने सांसदों के साथ, जिसमें एनडीए के सांसद भी थे, बीजेपी के लोग, मोदी जी की पूरी कैबिनेट, उसने बैठकर इस फ़िल्म को देखा और इस फ़िल्म के जो मेन नायक हैं विक्रांत मैसी, वो भी आज इसमें शामिल थे। और चारों तरफ डंका बज रहा था कि आज मोदी जी ने साबरमती रिपोर्ट नाम की एक फ़िल्म को देखा, जो कि गुजरात दंगों पर बनी है। और इस फ़िल्म के बारे में आपको बता दें कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, जहाँ ज़्यादातर वहाँ पर उनको टैक्स डिस्काउंट्स दिए गए हैं और एंटरटेनमेंट टैक्स के। और खुद मोदी जी ने जब ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, तभी उन्होंने ट्वीट किया था कि उसके थोड़े दिन बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि इस फ़िल्म को लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एक फ़ेक नैरेटिव चलाया गया था और उस फ़ेक नैरेटिव की शेल्फ लाइफ़ बहुत कम होती है और असलियत लोगों को पता चलेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पूरी फ़िल्म की टाइमिंग है, कैसे समय में आ रही है, जब मस्जिदों को खोद कर उसमें मंदिर तलाशने की कोशिश की जा रही है, दरगाहों के सर्वेक्षण की बात की जा रही है। और ऐसे में अब इतने साल पुराने जो गुजरात दंगे थे, जो गोधरा कांड था, उसके घाव को एक बार फिर से कुरेदने की एक तरीके से कोशिश हो रही है। तो इस फ़िल्म के बारे में क्या कहा जाए? और आज मोदी जी अगर संसद में बैठकर इस फ़िल्म को देख रहे हैं, तो आज पूरे राष्ट्र को उन्होंने क्या राजनीतिक संदेश दिया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफ़ेसर शशि शेखर सिंह हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, प्रोफ़ेसर सिंह, थैंक यू धन्यवाद। फॉर जॉइनिंग। और पहला सवाल सर यही है कि आज मोदी जी ने द साबरमती रिपोर्ट नाम की गुजरात दंगों पर जो बनाई गई फ़िल्म है, उसको देखा और उसमें राजनीतिक संदेश आज क्या गया? बड़ा स राजनीतिक संदेश मोदी जी ने आपके हिसाब से क्या देने की कोशिश की है? नमस्कार। देखिए, मोदी जी ने इस पिक्चर को अपने सांसदों या अपने एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ संसद के एक ऑडिटोरियम में देखा है और उन्होंने अ, जो इसके निर्माता हैं या जो इसके एक्टर्स हैं, उनको बधाई दी है। देखिए, ये फ़िल्म जो है, आप याद कीजिए कि 2 ये कश्मीर फाइल एक पिक्चर बनी थी और उसका भी क्या संदेश था, उस समय क्या चर्चा हुई थी। तो उस संदर्भ में ये एक पॉलिटिकल पिक्चर बनवाई गई है। पहली बात तो ये मुझे लगता है कि ये फ़िल्म बनवाई गई है, जो भारतीय जनता पार्टी या इस प्रकार के जो संगठन हैं, उनके द्वारा प्रोपेगेंडा फ़िल्म के रूप में इसको प्रोजेक्ट किया गया है। दूसरा, मेरा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री अपने साथियों के साथ मिलकर कितनी फ़िल्में देखते हैं संसद के ऑडिटोरियम में? क्या वो फ़िल्में देखते हैं? अगर नहीं देखते हैं, तो ये इस प्रकार से फ़िल्मों को देखना और उस फ़िल्म के बाद उसके निर्माता या उनके पात्रों को बधाई देना। और चूँकि ये फ़िल्म गोधरा कांड जो हुआ था 2002 में, आप याद कीजिए, और उसके बाद जो है गुजरात में दंगा हुआ और वहाँ नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री थे। तो इसका अर्थ ये होता है कि यह एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है, एक राजनीतिक संदेश मोदी जी इसके द्वारा देना चाहते हैं। और उनका संदेश ये है कि गोधरा कांड जो है, जिस प्रकार से फ़िल्मों में भी ये बातें दिखाई गई हैं, या मैंने तो फ़िल्म देखी नहीं है, लेकिन जो रिपोर्टिंग मैंने देखी है, उसमें ये कहा गया है कि ये फ़िल्म जो है गोधरा कांड को ये साबित करने की कोशिश है, कि वो एक साजिश थी, हादसा नहीं। और दूसरा, उसके बाद जो देखिए, जो दंगा हुआ, गुजरात में जो दंगा हुआ, लगभग 3000 से अधिक मुस्लिम संप्रदाय के लोग, एक प्रकार से नरसंहार कहिए इसको, इट्स ए जेनोसाइड जो है। और इसलिए कहीं न कहीं वो जस्टिफिकेशन उसका भी है कि गोधरा कांड के बाद जो दंगा हुआ और जो दंगे में मारे गए मुस्लिम संप्रदाय के लोग, तो लिंक करने की कोशिश है कि गोधरा कांड में साजिश थी, और साजिश किसकी रही होगी?
तो साजिश करने वाले भी कहीं न कहीं इशारा कर रहे हैं कि मुस्लिम संप्रदाय की ओर इशारा है। और यदि मुस्लिम संप्रदाय ने गोधरा कांड को साजिशन उसको अंजाम दिया, तो इसका अर्थ ये होता है कि उसकी प्रतिक्रिया थी गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ जो नरसंहार या जेनोसाइड हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम संप्रदाय इस देश में बहुत सारे ऐसे जो कार्य हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदार हैं तो उसकी प्रतिक्रिया इस देश में होगी। और प्रतिक्रिया में जो है अगर किसी प्रकार का नरसंहार या कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो उन्हीं की है। तो इस पिक्चर के माध्यम से उनकी एक प्रकार से जो है वो यही संदेश देने की कोशिश है। और इस संदेश के द्वारा फिर से एक बार भारत के हिंदू समाज का मतलब है जो हिंदुत्व की राजनीति में विश्वास करते हैं। भारत में 80-82 करोड़ जो उससे अधिक जो हिंदू हैं वो सभी मोदी जी के समर्थक नहीं है। वो नहीं मानते हैं कि भारत के समाज में हिंदू और मुसलमान या धर्म के नाम पर जो भी विरोध और जो भी वो मतभेद प्रकट करने की कोशिश की जाती है वो फॉल्स है, वो ये मानते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि वो ये मानते हैं, इसका मतलब है कि वो एक बड़ा हिस्सा है हिंदू समाज का जो मोदी के नैरेटिव या भारतीय जनता पार्टी के इस नैरेटिव को स्वीकार करते हैं कि इस देश में जो कुछ हो रहा है गलत, उसके लिए मुस्लिम संप्रदाय जिम्मेदार है। और फिर इतिहास को झूठ के रूप में जो है प्रस्तावित करके वो इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो इस फिल्म का संदेश तो फिलहाल मुझे ये लगता है ये पॉलिटिकल मैसेज है। वो पॉलिटिकल मैसेज के द्वारा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गोधरा कांड में जिस प्रकार से साजिशन उसको जलाया गया और जलने के बाद जो प्रतिक्रिया हुई थी वो उसकी रिएक्शन था, और उसके परिणाम स्वरूप निसंदेह वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उस गुजरात दंगे को। और इस तरह से वो अपने हिंदुओं के बीच में जो बहुमतवादी राजनीति चला रहे हैं, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स चला रहे हैं, उसको वो पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि 2024 के चुनाव में जिस प्रकार से उन्हें बहुमत नहीं मिला, तो वो लगातार उनकी कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से फिर से उस समुदाय के बहुमत को अपने पक्ष में वो करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 2024 हो या उसके पहले 19 हो या उसके पीछे और भी 30% से लेकर के 37% तक ही उनका वोट का परसेंटेज रहा है। इसका मतलब है कि हिंदुओं के बीच में भी उन्हें बहुमत नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश है एक बहुमतवादी राजनीति को भारत में कैसे स्थापित करके लंबे समय तक जो है संघ हिंदुत्ववादी ताकतें और मोदी या उनके जो भी पार्टी के लोग हैं वो शासन कर सकें। धन्यवाद। लेकिन प्रोफेसर सिंह, आपको ये भी लगता है कि इस फिल्म को इसलिए भी मार्केट में लाया गया होगा कि एक तरीके से उन घावों को कुरेदा तो जाए, जो कम्युनल पोलराइजेशन की जो रणनीति है बीजेपी की उसको और उभारा जाए और ब्रेजन किया जाए, लेकिन इसके अलावा ध्यान भटकाने का काम भी ये फिल्म शायद करेगी, क्योंकि पूरा मीडिया इसके बारे में चर्चा करेगा, वो ये बताएगा कि देखिए क्या क्या हुआ था, उसके ऊपर पैनल डिस्कशन शुरू हो जाएंगे, गोदी मीडिया ये करने लगेगा, और उसके बाद अदानी का मुद्दा, महंगाई, किसान, इन सबके मुद्दे पीछे छूट जाएंगे कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल सही आप ये जो कह रहे हैं। देखिए, मैं तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी फिल्में बनवाई जा रही हैं और बनवाई जा रही हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसी फिल्मों को बना करके प्रोपेगेंडा फिल्म के रूप में भारतीय जनता पार्टी या मोदी के पक्ष में और बेहतर पोलराइजेशन करने की कोशिश है। तो ये इसमें दो राय नहीं है। अब रही बात जो आप जो सवाल उठाने की, बिल्कुल ये मानता हूं मैं कि अगर 2002 के दंगे के संबंध में कोई फिल्म बनती है या बनवाई जाती है, ऐसी स्थिति में उस फिल्म को केंद्र में चर्चा का विषय बनाना और प्रधानमंत्री अपने सांसदों के साथ उस पिक्चर को देख रहे हैं, तो संदेश तो वो देने की कोशिश कर रहे हैं और इस संदेश के द्वारा कहीं ना कहीं एक न्यू नैरेटिव वो सेट करने की फिर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अक्सर वो क्या करते हैं, जब देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे अदानी का मामला है, चाहे किसी अन्य का मामला है, और इस प्रकार से उस समय उनकी कोशिश यह होती है कि मीडिया में या तमाम पब्लिक में इस पर जो है चर्चा किसी प्रकार से न हो, डिबेट डिस्कशन न हो, ताकि वो सत्य उजागर न हो जाए जिस सत्य से ये देश मुखातिब हो रहा है और उसका मुकाबला कर रहा है। तो वो नैरेटिव को बदलने की कोशिश है। अदानी के प्रति संसद में चर्चा नहीं हो, जेपीसी नहीं बने और इस प्रकार से इस फिल्म पर चर्चा हो।
तो निरंतर मोदी जी की रणनीति है, ये रणनीति है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की, कि नैरेटिव को कैसे चेंज करके जनता में उन मुद्दों पे चर्चा प्रारंभ हो जाए, और कुछ हद तक कई बार वो सफल हुए हैं, इसमें उनको सफलता मिलती है, क्योंकि ये मुख्य मीडिया उनके पक्ष में है। तो उस नैरेटिव को जनता तक पहुंचाने में जो गोदी मीडिया है वो मुख्य भूमिका निभाती है, जो कॉर्पोरेट के कंट्रोल में है पूरी तरह से। तो ये तय है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर कैसे उन मुद्दों की ओर ध्यान लगा दिया जाए जिन मुद्दों के कारण देश में एक प्रकार से पॉलिटिकल जो है पोलराइजेशन हो, और वो मोदी जी के लाभ और उसके हित में हो। जी। लेकिन आपको लगता है कि इस फिल्म की जो पूरी स्क्रिप्ट है वो बिना प्रधानमंत्री के दफ्तर के वेट किए चली गई होगी? आई एम श्योर इसकी स्क्रिप्ट बीजेपी ने दी होगी, इसकी स्क्रिप्ट पूरी फिल्म की पीएमओ द्वारा लिखी गई होगी। आपको क्या लगता है? क्योंकि मोदी जी इस फिल्म को देख रहे हैं, इसके पहले उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी शासित राज्यों ने उसको टैक्स फ्री कर दिया, तो इसमें एक पैटर्न नजर आता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पीएमओ ने ही इस फिल्म को क्लियरेंस दी होगी एक तरीके से? नहीं, इसकी संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, आप प्रधानमंत्री या पीएमओ किसी फिल्म में इंटरेस्ट ले रहा है, क्यों? भाई, साहित्य है, नाटक है, फिल्म है, ये तमाम चीजें हैं, जनता के तरफ से, लोगों के द्वारा, दर्शकों के द्वारा, पाठकों के द्वारा राय प्रकट की जाती है। लेकिन सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री ऑफिस के तरफ से इतना इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा है भाई किसी फिल्म विशेष में? और एक और, जैसा आपने खुद कहा कि आखिरकार राज्यों में, उन राज्यों में जो बीजेपी शासित हैं या जो बीजेपी के अलायंस के द्वारा शासित हैं, उनमें टैक्स फ्री क्यों की जाती है? क्यों किया गया? तो ये सारे जो पैटर्न हैं इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि ये कहीं न कहीं पीएमओ के द्वारा जो है एक प्रकार से जो है, एज आई सेड, मैंने कहा कि प्रोपेगेंडा फिल्म के रूप में, जो पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में इसको दिखाने की कोशिश है। और मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि प्रधानमंत्री या पीएमओ और प्रधानमंत्री की जानकारी में यह ना हो कि ऐसी पिक्चर बन रही है, बल्कि सब कुछ रचा गया है। देखिए, रचा जाता है, स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही दिखाना है। अगर आप पहले से सब कुछ निर्धारित किए, प्री प्लान्ड है, इसका मतलब है इसका संदेश बहुत साफ है, ये जनता को फिर से एक बार गुमराह करके अपने पक्ष में पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने की कोशिश है। जी। लेकिन प्रोफेसर एसएसवी सिंह, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म को जब गुजरात में या देश के सारे जो मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं वो देखेंगे, मैंने भी खुद फिल्म देखी नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है, बट आपको क्या लगता है कि व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस फिल्म ऑन द मुस्लिम कम्युनिटी इन द कंट्री? उस पर क्या फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? देखिए नीलू जी, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम संप्रदाय इस देश में अपने को अलग थलग पा रहा है, जो भारत के संविधान की समान नागरिकता के सिद्धांत के प्रतिकूल है। जब कोई देश अपने ही देश में अपने ही लोगों को संविधान के अनुरूप समान नागरिकता के सिद्धांत को न स्वीकार कर उसे अलग थलग करने की कोशिश करे, तो आप सोच लीजिए कि मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर इसका क्या असर होगा। मैंने पहले भी कहा था कि कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर बनी थी, उस पिक्चर के द्वारा भी उन्होंने क्या संदेश देने की कोशिश की थी कि भाई जो वहां 1990 के दशक में जो है जिस तरह से जो जो ब्राह्मण से पंडित हिंदू, उसको किस प्रकार से वहां मारा गया, पीटा गया और भगाया गया, सारा कुछ। अरे भाई, मुसलमानों ने कम दुख और दर्द सहा है क्या? मुसलमानों की ज्यादा हत्या हुई जो आतंकवादियों के खिलाफ बोलते रहे, जो आतंकवादियों के साथ नहीं थे। लेकिन फिल्म में इस बात को तो दर्शाया नहीं गया। तो एक पक्ष को बिल्कुल एक तरफा एक नैरेटिव तैयार करने के लिए दिखाया जाना, तो मुझे लगता है इस फिल्म के द्वारा भी जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत रणनीतिक तरीके से आपने इसको रचा है, उसके द्वारा मुस्लिम संप्रदाय के बीच में फिर से एक बार ये संदेश देने की कोशिश है कि देखो, तुम्हें अगर यहां रहना है तो तुम्हें उसी प्रकार से रहना होगा जैसा हम चाहते हैं। तुम समान नागरिकता की बात नहीं करो, अपने अधिकार की बात नहीं करो, अपने तमाम तरह की स्वतंत्रताओं की बात नहीं करो, और भूल जाओ कि संविधान के द्वारा जो तुम्हें अधिकार और स्वतंत्रताएं और फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो मिलेंगे, वो तुम हमारी मर्जी पे हो, तुम हमारी दया पे हो। ये संदेश देने का, और मुसलमानों के बीच में ये संदेश जाएगा, बिल्कुल जाएगा ये संदेश। मैं तो कल बनारस में था, बनारस में भी हम वहां के लोगों से बात कर रहे थे। आप जानते हैं वहां गांधी के नाम पर जो है जिस प्रकार से संस्था चल रही थी सर्व सेवा संघ की, और उस परिसर को जयप्रकाश नारायण, विनोबा जी और तमाम ऐसे लोगों ने, और
वो 61 से वो संस्था वहां थी, परिसर को ध्वस्त किया गया। तो इस प्रकार से मैंने वहां लोगों से भी बात की। वहां 100 दिनों का जो है न्याय दीप जलाओ जो है ऑलरेडी सत्याग्रह चल रहा है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये संदेश बहुत साफ है और इस संदेश के द्वारा मुस्लिम संप्रदाय को फिर से आतंकित करने की एक कोशिश होगी कि देखो तुम ही जिम्मेदार थे, तुमने साजिश के द्वारा जो है जो है गोधरा कांड जो हुआ, उस ट्रेन में आग लगवाई और उसके बाद जो कुछ हुआ, इतने हिंदू मारे गए उसमें। तो ये बात भी समझने की जरूरत है और ये देश के हित में ये संदेश कतई नहीं है। ये देश सबका है, बहुधर्मी देश, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में ही सशक्त हो सकता है और जो संविधान के अनुरूप अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, उसका सम्मान जब तक नहीं करेगा, देश के हित में नहीं है। तो ये तमाम तरह की जो कोशिश है वह देश हित में तो नहीं। जी। एक आखिरी सवाल बस और फिर उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि ये जो फिल्म की टाइमिंग है और उसमें एक पैटर्न नजर आता है कि कभी मंदिरों को, मस्जिदों को कभी वहां पर सर्वेक्षण हो रहा है, कभी अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसके नीचे खुदाई है, सर्वेक्षण की बात आ जाती है, फिर ऐसे में अब गोधरा का, तो ये जो एक बहुत ही आउटराइटली ओपन कम्युनली पोलराइज्ड एजेंडा जो बीजेपी का है, क्या ये और ज्यादा घृणात्मक और ज्यादा तीव्र और ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है? और क्या मोदी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इसी रास्ते पर भारत आगे चलेगा? समाज के हर तबके को आज उन्होंने इस फिल्म के जरिए ये मैसेज दे दिया, अगर वो संसद के अंदर बैठकर इस फिल्म को देख रहे हैं तो। बिल्कुल। देखिए, पहली बात एक चीज समझिएगा, 1991 में संसद ने कानून बनाया। उस कानून में, जिसको धार्मिक स्थल अधिनियम जो है 1991 कहते हैं, उसमें साफ था कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस रूप में है, उसको जो है किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थल में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। और उसमें एक अपवाद स्वरूप जो है राम मंदिर का मामला था, क्योंकि राम मंदिर का मामला जो आप जानते हैं 1949 से जिस प्रकार से प्रारंभ करवाया गया, वो भी आप जानते हैं कि मूर्तियां रखी गई थी। तो जो कुछ 92 में 6 दिसंबर को हुआ था और वहां से जो कुछ चला, उसके पहले आपने आडवाणी जी की रथ यात्रा और अयोध्या जो है ना सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक किया, तो आप ये देखेंगे कि इन तमाम घटनाओं को एक एक करके देखें। और अब फिर ज्ञान वापी का मामला हो या मथुरा का जो है वो शाही ईदगाह का मामला हो, उसके बाद जिस प्रकार से जो है संभल में अभी सर्वे किए, भाई अदालतें ऐसा आदेश कैसे दे रही हैं? वो अधिनियम ऑलरेडी है, इसलिए किसी भी अदालत को ऐसे भी सर्वे का अधिकार देने का है ही नहीं। दुर्भाग्य से एक फैसले में 2022 के सुप्रीम कोर्ट ने, जो जिसमें चंद्रचूड़ भी जिसका हिस्सा थे, उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, कन्वर्ट नहीं किया जाएगा धार्मिक स्थलों को, किंतु उनका सर्वे हो सकता है, सर्वे पे प्रतिबंध नहीं है। ये अजीब सा दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो निर्णय था भाई, और उसकी जो व्याख्या की गई 1991 जो है धार्मिक स्थल अधिनियम की, अरे भाई जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, उसका सर्वे क्यों करा रहे हैं? इसका अर्थ होता है कि सर्वे के द्वारा जनमानस में ये संदेश देना चाहते हैं कि मुस्लिम काल में किस प्रकार से हिंदू धर्म स्थलों को जो है जबरन ध्वस्त किया गया या उसको कन्वर्ट कर दिया गया जो है वो मस्जिदों में या मुसलमानों के धार्मिक स्थलों में। तो ये तो अपने आप में जो है पहली बात कि अदालतों को जो अधिकार नहीं और अधीनस्थ जो लोअर कोर्ट्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं। और मजे की बात देखिए कि इस व्याख्या के बाद ये जो है पिंजरा बॉक्स खुल गया। तो आप तमाम अभी तो ऐसा अब ये अजमेर के दरगाह की बात देखिए, सवाल ये उठता है, अजमेर के दरगाह में मुसलमानों से कम हिंदू नहीं जाते हैं, एक से एक लोग, मोदी जी वहां गए, उन्होंने भी दरगाह पे चादर चढ़ाई और तमाम लोग, और अब ये दरगाह के खिलाफ भी जो है, तो आप सोचिए कि जो दरगाह पर अब बात गई, तो ये क्या पूरे हिंदुस्तान को जो है वो इस प्रकार से सर्वे के नाम पर जो है खो देंगे? तो हिंदुस्तान की सांप्रदायिक एकता, सांप्रदायिक सद्भाव की कब्र खोदने की ये कोशिश है। ये हिंदुस्तान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोगों की एक ऐसी साजिश है जो आने वाली पीढ़ियां इसको भुगतेंगी, क्योंकि हिंदुस्तान या भारत का जो नक्शा है और भारत के अंदर जो लोग रहने वाले अभी तक सद्भाव से रहते रहे, जो भी कुछ छिटपुट घटनाएं इस तरह की इतिहास में अतीत में हुई है, लेकिन आने वाले कल में अगर यही स्थिति रही और समुदायों के बीच में इतनी नफरत अगर उन्होंने फैला दी है,
और आप जानिए लोहिया ने एक बात कही थी कि सांप्रदायिक राजनीति जो है वो चाहे अल्पसंख्यक की हो या बहुसंख्यक की, दोनों गलत है, लेकिन अगर बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता की राजनीति होगी वह देश के लिए अधिक खतरनाक है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है, और अगर वो सांप्रदायिक हो जाएंगे तो निसंदेह अल्पसंख्यकों को भी खतरा होगा और देश की एकता के लिए भी खतरा होगा। तो मोदी जी और मोदी जी की राजनीति इस देश की एकता के लिए खतरा है, इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सिंह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।